देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर सुबह से ही बताया जा रहा था कि अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों के अंदर ले जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने लोगों पर नहीं है भरोसा। बताएंगे मोदी सरकार का एक मंत्री 3 दिनों से राज्य के अंदर डेरा जमा कर बैठा हुआ है। दोस्तों बताएंगे इसके बाद कैसे राहुल गांधी के मामले को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है, जिसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया है कि नहीं भेजा जाएगा एक भी विधायक को बाहर और डंके की चोट पर लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी अपडेट तब दोस्तों जहां पर AIMIM भी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए है तैयार। बताएंगे कौन से चुनाव में AIMIM के आधार पर तय होगा कि कौन जीत कर जाएगा कौन हार कर जाएगा। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे कि करके सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विधायकों को बसों में भर भर कर इधर उधर करने वाली राजनीति अब धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब लड़ाई सीधे विचारधारा की है और इसीलिए जिनको बिकना था वो बिक चुके हैं और अब राहुल गांधी के द्वारा दिए गए टिकट के बाद ये सारे विधायक जीत कर आए, इसीलिए कट्टर खाटी कांग्रेसी है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या आप भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का करते हैं जोरदार तरीके का विरोध। अगर आप भी मानते हैं कि ये गुजरात से लाई गई कीचड़ की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार एकदम एक तरफा जीत गया। दोस्तों किसी भी तरीके से बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने नामांकन तक दाखिल नहीं किया था, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को मैदान में उतारा और एक जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया दोस्तों, जिसके बाद जिला अध्यक्ष आराम से चुनाव जीत गए और बिना किसी विरोध के चुनाव जीत गए दोस्तों। जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद का उम्मीदवार उतारकर यहां पर चुनौती पेश कर सकती थी कांग्रेस के सामने, लेकिन कांग्रेस के जितने भी विधायक बिकने वाले थे वो पहले ही बिक चुके हैं और भाजपा वालों को पता चल चुका है कि अब कोई उम्मीदवार उतारकर फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद टिकट देकर जिन लोगों को मैदान में उतारा और जो जीतकर आए हैं वे लोग कभी बिकेंगे नहीं। खाटी कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी है, ऐसा ही एक मामला हरियाणा सामने आता है दोस्तों, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता करमबीर बौद्ध जो कांग्रेस के दलित नेता है दोस्तों, उनको राहुल गांधी ने चुनाव लड़वाकर राज्यसभा भेजने का फैसला लिया दोस्तों। करमबीर बौद्ध के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय भाटिया मैदान में उतरे दोस्तों, यानी बीजेपी का एक आधिकारिक उम्मीदवार संजय भाटिया और दूसरे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार करमबीर बौद्ध है। ऐसे में दोनों के पास एक एक सीट जीतने का आंकड़ा है, तो अगर 2 उम्मीदवार होते तो चुनाव एक तरफा होता बल्कि निर्विरोध हो जाता दोस्तों। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट आई वो ये कि सतीश नादल नाम के व्यक्ति को मैदान में उतारा गया, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व उपाध्यक्ष और अभी बीजेपी से अलग है। उसने कई निर्दलियों को साथ में लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया दोस्तों, जिसके बाद मीडिया में रिपोर्ट छपने लगी कि कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायकों का समर्थन है और निर्दलीय भी कांग्रेस पार्टी के पास है, तो 40 के आसपास कांग्रेस पास सपोर्ट है। जबकि कांग्रेस पार्टी के दलित समाज से आने वाले नेता राहुल गांधी के करीबी करमबीर बौद्ध को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है, यानी दोस्तों 8-9 वोट उनके पास एक्स्ट्रा है। इसके बावजूद मीडिया में दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश लेकर जाएगी दोस्तों। इन दावों पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर बोल दिया कि मीडिया में जो दावे चल रहे हैं एकदम कोरी अफवाह है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी केंद्रीय ऊर्जा और आवासन शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर आजकल 2 दिनों के दौरे के लिए चंडीगढ़ में मौजूद है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ में क्यों मौजूद है, 2 दिनों से मौजूद है। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को भी हरियाणा भेजा गया है, यानी दोनों नेता मिलकर अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने में लगे पड़े हैं दोस्तों। दूसरा उम्मीदवार तभी जीतेगा जब कांग्रेस पार्टी के 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन के आसपास विधायक टूट जाए, लेकिन 2 दर्जन के आसपास कांग्रेस के विधायक टूटना लगभग असंभव जैसी स्थिति है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को लेकर अपने हरियाणा के प्रभारी BK हरिप्रसाद को मैदान में उतार दिया। इसके बाद राहुल गांधी जो बोलते थे दोस्तों, उसी पर कांग्रेस पार्टी ने आगे कदम बढ़ाते हुए फैसला लिया है कि अगर कोई विधायक भागना चाहता है या बिकना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी उसे रोकेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है और विचारधारा की राजनीति करने वाले कभी भी किसी पार्टी के नेता पर निर्भर या फिर किसी चेहरे पर निर्भर नहीं करते, वो विचारधारा पर निर्भर करते हैं। और जो विचारधारा के साथ में है कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है और राहुल गांधी ने साफ तौर पर बिकाऊ माल पर जोरदार निशाना साधा था दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साफ शब्दों में मीडिया की सारी रिपोर्टों का खंडन करते हुए कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के अंदर पार्टी ने बैठक की है, सारे विधायक मौजूद थे और हम उस बैठक के अंदर पार्टी ने फैसला लिया है कि 37 के 37 विधायक हमारे एक उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के पास इस बार एक्स्ट्रा सीटें भी है, तो ऐसे में भाजपा वालों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं बीजेपी के 2 उम्मीदवारों में दोनों का चुनाव फंस ना जाए। और इनेलो पार्टी से भी कांग्रेस पार्टी संपर्क साध रही है दोस्तों, तो कांग्रेस का आंकड़ा 39 तक आराम से पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जिस पार्टी के पास 39 का आंकड़ा हो और 31 विधायकों का समर्थन चाहिए, वो पार्टी आराम से अपना राज्यसभा का मेंबर बनाएगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी का मंत्री एक बार फिर से खाली हाथ लौटेगा हरियाणा से और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। अगर किसी को पैसे में बिकना है तो पार्टी उस व्यक्ति का राजनीतिक भविष्य खराब कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी उसको उस क्षेत्र से बुरी तरीके से चुनाव हराया जाएगा और जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं दोस्तों बाद में अगले चुनाव में पूरी तरीके से निपट जाते हैं। और ये बात उन लोगों को भी पता है जो लोग कांग्रेस पार्टी से बगावत की सोच रहे होंगे। हालांकि हरियाणा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने टिकट बांटा था दोस्तों, और एक एक व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद टिकट दिया गया था, तो भागने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और वैसे भी राहुल गांधी ने ये जो फैसला लिया एकदम सही लिया है, क्योंकि पार्टी के विधायकों पर पूरी तरीके से भरोसा जताना चाहिए। पार्टी के विधायक जितने भी होते हैं विचारधारा के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं और इसीलिए उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिला है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने टिकट बांटा है इसीलिए राहुल गांधी को पूरा विश्वास है हरियाणा के एक एक विधायकों पर, अगर आप भी मानते हैं कि अपने विधायकों पर राहुल गांधी ने भरोसा जताकर बता दिया है कि इसी तरीके से भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारी पार्टियों के सामने कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये जो रिजॉर्ट बस बुक करना, विधायकों को यहां से वहां भेजने वाली राजनीति है, ये एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया है जिसने इससे पहले अलग अलग राज्यों के अंदर भी पूरी तरीके से गंद मचाया था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये कीचड़ की राजनीति अब बंद होनी चाहिए और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एकदम सही फैसला है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ AIMIM भी अपना दबदबा दिखा रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5वीं सीट को लेकर जोरदार तरीके का संघर्ष चल रहा है दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को प्रत्याशियों के नाम के वापसी का अंतिम तारीख बीत चुका है, यानी बीते दिन राज्यसभा को लेकर अगर किसी को नाम वापस लेना था तो वो टाइम बीत चुका है। 16 मार्च को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA गठबंधन के जो 5वें प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनको मैदान में उतारा गया है, जबकि 5वीं सीट पर RJD के नेता अमरेंद्रधारी सिंह की दावेदारी काफी मजबूत है। विदित हो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच में चलेगा। ऐसे में दोस्तों मतदान के उपरांत शाम 5 बजे नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों 12 वर्ष के बाद बिहार के अंदर आखिरकार राज्यसभा के चुनाव को लेकर वोट डाला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को फंसा दिया है। कुशवाहा को लग रहा है कि वो राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर RJD के साथ मिलाकर यानी पूरी तरीके से महागठबंधन का आंकड़ा देखा जाए तो 35 के आसपास है दोस्तों। ऐसे में AIMIM से तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी और MIM से कहा था कि आप हमें सपोर्ट करिए, आने वाले दिनों के अंदर हम आपको कई और चुनाव के अंदर सपोर्ट करेंगे। यानी MIM और इंडिया गठबंधन के बीच में एक तरीके से गठबंधन बन चुका है दोस्तों। ऐसे में MIM के 5 विधायकों का समर्थन मिलेगा तो विपक्ष का आंकड़ा बढ़कर 35 से 40 हो जाएगा। फिर केवल एक और विधायक की समर्थन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ऐसे में बसपा से चुनाव जीते यादव समाज से आने वाले विधायक RJD उम्मीदवार के साथ में खड़े हैं दोस्तों। ऐसे में एक बात तय हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यहां पर आराम से चुनाव जीतकर जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि MIM के पास ये मौका है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हरा कर भेजे, MIM का काफी नाम होगा दोस्तों। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जिसमें UGC के बवाल के बीच में दोस्तों सवर्ण समाज के लोगों को समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी 1980 के दशक में बनी भारतीय जनता पार्टी को संघ को पूरी तरीके से अपर कास्ट का यानी सवर्ण समाज के लोगों का जोरदार तरीके का समर्थन मिला। समर्थन सवर्ण समाज के लोग इस स्तर पर कर रहे थे दोस्तों कि तमाम तरीके के बुरे दौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ में जीत कर आती थी दोस्तों। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण समाज के लोगों को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज के अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी सवर्ण समाज के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने UGC के मामले को लेकर सवर्ण समाज के विरोध का जिस तरीके से दमन किया दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं UGC के मामले को लेकर सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जोरदार तरीके से नाराज है दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करवाया जा रहा है UGC के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार के रवैये के बारे में। यानी दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है दोस्तों, अमित शाह के निर्देश पर काम करती है और अमित शाह इस पूरे बवाल पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सबको पता है कि अमित शाह क्या सारे नेताओं को इसकी जानकारी। इसके बावजूद ये लोग UGC के मामले को लेकर सवर्ण समाज पर जोरदार तरीके का अत्याचार कर रहे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है कि UGC एक्सपोज्ड बिकाऊ मीडिया, यानी जिस तरीके से गोदी मीडिया के अंदर UGC के बवाल को लेकर कवरेज नहीं किया गया दोस्तों, यानी लोगों को नहीं बताया गया कि UGC के मामले पर किस तरीके का विरोध जारी है, तो लोगों तक बातें पहुंची नहीं और मीडिया वालों सभी प्रताड़ित अपने आप को बताने लगे हैं सवर्ण समाज के लोग। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने सवर्ण समाज के साथ में धोखा किया है। नेहा दास कहती है कि कल दिन भर सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर बनी रही, लेकिन मजाल है कि किसी बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को कवरेज दिया हो। कमाल ये है कि सारे सोशल मीडिया हाउस जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिए जनरल कैटेगरी के लोगों के रहते हुए भी जनरल कैटेगरी के लोगों का प्रतिनिधित्व जीरो है। कुल मिलाकर दोस्तों जनरल कैटेगरी के लोग सवर्ण समाज के लोग इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से मीडिया ने सवर्ण समाज के आंदोलन को दबाने की कोशिश की दोस्तों और उसके बाद पुलिस वालों ने अपने बल का दुरुपयोग किया, तो इससे पता चल रहा है कि सवर्ण समाज के लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के
नाम पर जो पहले दूसरों को घुट्टी पिलाते थे और दूसरों को कड़वी दवाई पिलाते थे, आज उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कितना गलत महसूस होता है। आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें मोदी सरकार से राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक सवाल पूछा। दोस्तों जॉन ब्रिटास ने सवाल पूछते हुए कहा कि मैंने राज्यसभा के अंदर पूछा कि सरकार जो तेल मंगवाती है वो ज्यादातर पेट्रोलियम और जो अन्य चीजें हैं वो कहां से मंगाती है, कौन से देश से मंगाती है और कितना पैसा खर्च करती है, डिटेल में बताओ और डाइवर्जन के लिए क्या क्या किया जा रहा है, यानी दूसरी जगह से तेल खरीदने वगैरह के लिए क्या किया जा रहा है। तो इस पर जॉन ब्रिटास ने कहा कि हम लोग 41 देशों से सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास इस तरीके की पूरी लिस्ट नहीं है। यानी दोस्तों ये जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर क्या रसिया से अभी भी तेल खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि रसिया से तेल खरीदा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या रसिया के कहने पर इस तरीके की हरकतें हम लोग करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर आंकड़े नहीं दिए जा रहे ताकि रूस से कितना तेल खरीदा जाता है इस बारे में कोई जानकारी ना मिले और आधिकारिक तौर पर बार बार भारत को जो नुकसान हो रहा है दोस्तों, उस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें सऊदी अरब के एमिरेट के बिजनेसमैन खलफ अल हबटूर ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने अचानक से एक बयान देते हुए कहा कि हम लोगों को पता है कि आखिर हमारे बच्चों की हत्या कौन करवा रहा है और कौन इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना चाहता है। उनका निशाना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था दोस्तों। काफी देर बवाल के बाद इस पूरे मामले पर उनको अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा, लेकिन सऊदी अरब के लोग धीरे धीरे करके बोलने लगे हैं। बल्कि सऊदी अरब के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं दोस्तों और अमीराती का उनका बिजनेस है दोस्तों। ऐसे में खलफ अल हबटूर के द्वारा दिए गए बयान से एकदम साफ पता चल रहा है कि अमेरिका को लेकर सऊदी और मिडिल ईस्ट के देशों में जोरदार तरीके की नाराजगी है। सबको पता है कि ये युद्ध अमेरिका ने जानबूझकर शुरू किया है ताकि वो अपने हथियार बेच सके और पूरी तरीके से पूरी दुनिया को और देश को जबरदस्ती के आग में झोंका गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह को राहुल गांधी के पजामे से ही दिक्कत होने लगी है। यानी राहुल गांधी के पजामा पहनने की बातें बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह करने लगे दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बना रखा है दोस्तों। और गिरिराज सिंह बीते दिन राहुल गांधी के संसद भवन में आने को लेकर एक ऐसा बयान देते जिससे लग रहा है कि गिरिराज सिंह को अब रेस्ट करना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि राहुल गांधी के कार्गो जींस पहनने को लेकर भी कपड़ा मंत्री को दिक्कत होने लगी है दोस्तों। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक बयान दिया जाता है दोस्तों। गिरिराज सिंह बयान देते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। यानी सोचिए, कार्गो जीन को गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि ये पजामा है, यानी पजामा और कार्गो जीन में अंतर ही नहीं समझते बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह दोस्तों। और ये कपड़ा मंत्री बने हुए हैं और देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति देश के अंदर कपड़ा मंत्री बना हुआ है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह देखता है, जिससे थोड़ा सा भी बच्चों वाला ज्ञान भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के हर चीज से डरते हैं दोस्तों। राहुल गांधी कभी टी शर्ट पहनकर आ जाए, व्हाइट टी शर्ट पहन लेते हैं और बाइसेप्स उनके दिखते हैं तो भाजपा के लोग डर जाते हैं कि बाइसेप्स दिखाकर राहुल डरा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी मेहनत करते हैं, जिम करते हैं, एथलेटिक है, तो उनके बॉडी को देखकर भी बीजेपी के लोग डरते हैं दोस्तों। और अब कार्गो जीन राहुल गांधी ने पहन रखा है तो जीन्स देखकर बीजेपी के लोग और यहां तक कि दोस्तों केंद्रीय मंत्री भी भड़क रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जीन्स को पजामा बता रहे हैं। गिरिराज सिंह दो शब्द जरूर लिखकर बताया। इस पर लोगों ने कहा कि अरे भाई, किसने इनको केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा हुआ है, कपड़ा मंत्री बनाकर रखा हुआ है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों का कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता दोस्तों जिस दिन बीजेपी वालों की जमकर बेइज्जती नहीं होती। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से एक पोस्ट किया जाता है दोस्तों। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी भारत के अंदर विकास जो होता है वो इनोवेशन के आधार पर होता है, यानी आविष्कार होते हैं भारत के अंदर और उसी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। यानी भारत पूरी तरीके से प्रगति कर रहा है, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। इस पर किसी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के इस दावे को झूठ बताते हुए, गलत बताते हुए अपना कॉन्टेक्स्ट इसमें जोड़ दिया दोस्तों और कहा कि नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुकी है जो फ्री बीज के आधार पर चलती है, यानी फ्री में लोगों को चीजें बांटकर देश की अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। यानी आम जनता से टैक्स के पैसे वसूले जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फ्री बीज भी जमकर बट रहा है, यानी रेवड़ियां बट रही है और रेवड़ियों से ही देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। और आज की जो सरकार है वो पूरी तरीके से रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीती है और जो हमारे देश के अंदर ईमानदार टैक्स देने वाले लोग हैं उनका भविष्य बर्बाद कर रही है बीजेपी की सरकार और कहती है कि इनोवेशन के आधार पर यानी आविष्कार के आधार पर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे की पोल सोशल मीडिया पर पहले बीजेपी के सपोर्टर रहने वाले लोगों ने ही खोलनी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि भारत पर अतिरिक्त बर्डन पड़ रहा है। 7 से
बिलियन डॉलर का हर महीने दोस्तों, यानी क्रूड ऑयल के साथ साथ जो एलपीजी और एलएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से देश के अंदर गैस की कीमतें भी बढ़ती जा रही है दोस्तों। और बीजेपी की सरकार ने 21 की जगह 25 दिन वाला सिलेंडर वाला नियम लागू कर दिया है दोस्तों, यानी 25 दिन में दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है, उससे पहले सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। यानी पहले 21 दिन के अंदर ही सिलेंडर अगर खत्म हो तो 21वें दिन लोग अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब 25 दिन कर दिया गया है दोस्तों। यानी जो व्यक्ति जिसके घर में 21 दिन सिलेंडर चलता है उसको 25 दिन चलाने पड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी सरकार जो नहीं बता रही है जनता को दोस्तों, वो ये है कि देश को लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है हर महीने गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण। यानी आप लगाइए आंकड़ा, लगभग दोस्तों 70,000 करोड़ के आसपास की बात है। यानी 70,000 करोड़ का नुकसान भारत को एक महीने के अंदर होगा, तो सोचिए इस युद्ध के कारण कितना नुकसान भारत झेलेगा दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग इस युद्ध में युद्ध करने वाले यानी युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को 10 बार विचार करना चाहिए। भारत इसे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, इस पूरे जंग से भारत की भी स्थिति खराब हो रही है दोस्तों। यानी 60-70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान अगर एक महीने में हो रहा है, तो अगर 60-70 हजार करोड़ रुपए भारत के अंदर किसी बड़ी योजना में लगाया गया होता तो मनरेगा भी एक बार एक्स्ट्रा 1 साल का डबल करके चलाया गया होता। यानी इतने पैसे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत को नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष संसद भवन में जोरदार हंगामा कर रहा है। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, बीजेपी नहीं चाहती है कि इस पर कोई चर्चा हो। अगर आप भी मानते हैं कि देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता तो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर से मुलाकात की है और आने वाले दिनों के अंदर संसद भवन के अंदर जो बजट का दूसरा सेशन चल रहा है उसमें पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस बारे में डिटेल में चर्चा की गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, आपस में चर्चा करनी चाहिए और इंडिया गठबंधन को आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। जब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को सारी बातें माननी पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों यूजीसी के विरोध को लेकर यानी यूजीसी के नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतरे तो उनको मार मार कर भगाया गया रामलीला मैदान से बीजेपी सरकार के द्वारा। और अब यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेजा है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों की शिक्षा और रोजगार में अधिकार की मांग की गई है दोस्तों। यानी देश के अंदर यूजीसी के मामले को लेकर दो अलग अलग खेमे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में राहुल गांधी कहते हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर में इस बारे में चर्चा करने का साहस तक नहीं है। शेयर बाजार गिर रहे हैं, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसका सीधा असर भारत के अंदर पड़ेगा। आम आदमी, घरेलू बजट और छोटे और मध्यम व्यापारी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके पास भारतीय जनता के हित को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात याद रखिए, वे संसद में नहीं आएंगे, यानी नरेंद्र मोदी अगले कई दिनों तक संसद में नहीं आएंगे। ये राहुल गांधी डंके की चोट पर बोल रहे हैं। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि राहुल गांधी की बात को नरेंद्र मोदी को झुठलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि वो सदन में चले जाए राहुल गांधी को फेस करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी लगभग दोस्तों 2 महीने से गायब चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनका आमना सामना ही नहीं हो पा रहा और राहुल गांधी बार बार सदन में जाते इस उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे हिम्मत जुटाकर, क्योंकि गोदी मीडिया में तो पूरा एक पीआर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी शेर है, 56 इंच की छाती है और तमाम तरीके की भांति भांति की बातें चल रही है दोस्तों। लेकिन हकीकत सबको पता है कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो संसद भवन के आगे आ जाए, संसद भवन के अंदर आ जाए और इस पूरे मामले पर कोई बयान संसद में दे और राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे, क्योंकि राहुल गांधी एमएम नरवणे का मामला उठाएंगे और उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे युद्ध के जुड़े मामले उठाएंगे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर भी सवाल पूछ देंगे, जिस पर बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बौखलाने जा रहे हैं, छटपटाने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के अंदर सीधी लकीर खींचते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहते हैं कि आरएसएस की भगवा भीड़ तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु को निगलने में लगी पड़ी है। तमिलनाडु ऐसा कभी नहीं होने देगा। बीजेपी धीरे धीरे एआईएडीएमके को निगल रही है, इसके बाद ये तमिलनाडु पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और तमिलनाडु में अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कभी ये सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग इन भगवा भीड़ को कभी भी तमिलनाडु के अंदर घुसने नहीं देंगे। तमिलनाडु से इन्हें हराकर फिर से वापस भेजा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए एमके स्टालिन एकदम क्लियर कट स्टैंड ले रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आरएसएस पर और ज्यादा निशाना साधते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वैचारिक लड़ाई हो चुकी है दोस्तों। सबको पता है कि डीएमके पार्टी अब बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाएगी और डंके की चोट पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधेगी। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर आगामी केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है दोस्तों। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की अहम बैठक 11 मार्च को नई दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में केरल की सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार राज्य कांग्रेस इकाई ने अलग अलग सीटों को लेकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है और कम से कम 2-2, 3-3 नाम एक एक सीट पर है। देखते हैं पार्टी के आला कमान को जो डिटेल में जानकारियां दी जाएगी, तो पार्टी आला कमान किन किन को टिकट देकर मैदान में उतारेगा। साथ साथ दोस्तों
अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है। अखिलेश यादव ने टीआरपी न्यूज चलाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि टीआरपी का मतलब अब देश के अंदर तत्व रहित पत्रकारिता हो गया है, यानी मेन चीज होता ही नहीं है और ये लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। आस्तीन न्यूज चैनल कह रहे हैं कि हुक्मरानों ने पहले तो खुद के द्वारा दिए गए जाने वाला दाना बंद कर दिया, अब टीआरपी से बाहर से मिलने वाला खाना भी बंद कर दिया। आखिर अपनों पर यह सितम क्यों चल रहा है? यानी न्यूज चैनल वालों पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार की नाकामी की वजह पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर जा चुके इन बड़े हालातों के चाहकर भी आस्तीन मीडिया सत्ता के स्तुति गान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मजबूरी के कारण कुछ न्यूज चैनल अंगड़ाई के बहाने पलट रहे हैं और कुछ करवट बदलने के बहाने हुक्मरानों से मुंह फेर ले रहे हैं। इसलिए आदान प्रदान और लेन देन का कारोबारी रिश्ता अब एक दूसरे के लिए बेमतलब बेमानी हो गया है। कुछ नामी चमचमाते चैनलों का सच ये है कि उनका मुनाफा कुछ रीडदार भूतपूर्व पत्रकारों के निजी यूट्यूब चैनल से भी कम है। जो सरकार पिछले दरवाजे से लेटरल एंट्री की साजिश रच रही थी, आज उसके ही राज में न्यूज चैनल में पिछले दरवाजे से बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। अब तो डर ये है कि कहीं न्यूज चैनल ही बीते कल की न्यूज ना बन जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी सरकार की स्तुति गान चल रहा था, उसे लेकर निशाना अखिलेश यादव साध रहे हैं। अगर आप भी माते बिल्कुल सही बोल रहे हैं अखिलेश, तो लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।